Yes. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो आज है विसर्जन का दिन, कैसा लग रहा है आप लोगों को? ऑल एक्साइटेड? फेस टू फेस यहाँ पर कौन कौन है गाइस? चैट में बताना फेस टू फेस कौन कौन है। क्या विसर्जन का टाइम है? क्या टाइम पर विसर्जन के लिए आपको जाना है? फटाफट से मुझे बताएंगे सभी लोग। एंड ऑल रेडी, ऑल सेट? पढ़ाई में मन लग रहा है कि नहीं आज? यस। कौन कौन है यहाँ पर? आदित्य गुड मॉर्निंग। और जनता कहां पर है? सोहम गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो यार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। शुरू करते हैं। अभी बुलाया विसर्जन के लिए, बट आई थिंक विसर्जन तो 11 बजे से है ना, 10:30 पौने 11 से। ठीक है। सो हम लोग आई थिंक 10:30 तक हम लोग पढ़ाई करेंगे, बिकॉज आई थिंक ग्रुप 2 वालों का भी लेक्चर 10:30 तक तो है ही। तो हम लोग 10:30 तक तो पढ़ाई करेंगे और उसके बाद यू आर गुड टू गो। ओके, ऑल राइट, शुरू करते हैं अभी। जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? बताओ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा था। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये बोलता है दैट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को हम नोवेशन से, रेसिशन से, ऑल्टरेशन से, रिमिशन से, वेवर से डिस्चार्ज कर सकते हैं। नोवेशन क्या होता है? कोई नए अग्रीमेंट में एंटर करना। रेसिशन मतलब उस अग्रीमेंट को कैंसिल कर देना। ऑल्टरेशन मतलब उसी अग्रीमेंट में चेंजेस करना। रेमिशन मतलब उस अग्रीमेंट में जो भी ऑब्लिगेशन है उसको कम में सेटल कर लेना। और वेवर मतलब जो भी ऑब्लिगेशन है उसको खत्म कर देना, उसको वेव ऑफ कर देना, इस वेवर। तो ये 5 तरीके हम लोगों ने किस चीज के पढ़े थे? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। उसके बाद एक और तरीका होता है, ठीक है, एक और तरीका होता है जिसका नाम है लैप्स ऑफ टाइम। अब लैप्स ऑफ टाइम क्या बोलता है? If a contract is not performed and no action has been taken within limitation period। मैंने आपको बताया ये लिमिटेशन पीरियड, राइट? तो लिमिटेशन पीरियड के अंदर अंदर अगर सामने वाली पार्टी ने, अग्रीव्ड पार्टी ने कोई एक्शन भी नहीं लिया, देखो प्रोमिसर ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया, वो फेयर है, वो अनफेयर है वैसे तो, पर वो ठीक है, समझ में आया। लेकिन जो अग्रीव्ड पार्टी है उसने लैप्स ऑफ टाइम के अंदर अंदर, लिमिटेशन पीरियड के अंदर अंदर उसने कोई एक्शन भी नहीं लिया और लिमिटेशन पीरियड अब एक्सपायर हो चुका है, तो भी कॉन्ट्रैक्ट वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि व्हाट हैज एक्सपायर्ड? लिमिटेशन पीरियड हैज एक्सपायर्ड। समझ में आया सबको? बहुत अच्छे से। एंड नेक्स्ट होता है ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या बोलता है? जैसे कभी कभी ऑपरेशन ऑफ लॉ के कारण भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल, if the promisor dies and contract requires to be performed by the promisor only। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी शादी है और मैंने अपनी शादी में बुलाया शाहरुख खान को परफॉर्म कर। शाहरुख खान परफॉर्म करने वाला था, चले आ तेरी ओर तेरा चले आ, ठीक है, वो परफॉर्म करने वाला था। अब फॉर एग्जाम्पल समथिंग हैपेंस टू शाहरुख खान, लेट्स से ही मीट्स विद एन एक्सीडेंट, राइट? ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर ऐसे केस में ही वोंट बी एबल टू परफॉर्म एट माय वेडिंग। एंड वो पर्सन ही परफॉर्म कर सकता ना, बिकॉज दिस परफॉर्मेंस ऑफ पर्सनल नेचर। वो अपनी जगह करण जौहर को तो नहीं भेज सकता, करेक्ट है, राइट? तो यहां पर बात ही हो गई है कि ऑपरेशन ऑफ लॉ ऐसा होता है कि चूंकि प्रोमिसर खुद ही परफॉर्म नहीं कर सकता और प्रोमिसर की जगह कोई और भी परफॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वहीं के वहीं क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। ऑफ कोर्स अब प्रोमिसर ने मुझसे जो भी बेनिफिट्स लिया, एडवांस ले रखा है, वो तो उसको वापस करना पड़ेगा। क्लियर है सबको?
सिमिलरली अगर एक पर्सन है, वो मेरा डेटर है और वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो अब वो परफॉर्म नहीं करेगा क्योंकि अब वो इंसॉल्वेंट हो गया है। समझ में आ रहा है सबको? तो इन सब केसेस में बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है डिस्चार्ज। क्लियर है? तो अभी तक हमने कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होने के क्या क्या केसेस पढ़े? हम लोगों ने पढ़ा नोवेशन, रेसिशन, ऑल्टरेशन, रेमिशन, वेवर, लैप्स ऑफ टाइम, ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये हम लोगों ने पढ़ा डिस्चार्ज, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। इसके अलावा एक और पॉइंट है, वो है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, एंड वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? डिस्चार्ज। ठीक है, अपन केस और उसका इफेक्ट देखेंगे। पहला, व्हेन द प्रोमिसर एंड प्रोमिसी नो अबाउट द इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। जब अग्रीमेंट शुरू हुआ तभी पार्टीज को मालूम था दैट इट इज इम्पॉसिबल। दोनों को मालूम था कि इम्पॉसिबल है। स्टार्टिंग में, इनिशियल मतलब क्या? इनिशियली स्टार्टिंग में ही पता था कि इम्पॉसिबल है। सो सच अग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, क्योंकि दोनों को मालूम है ना इम्पॉसिबल है। समझ रहा है? एक एग्जाम्पल, कि मैंने तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि आज मैं तुमको फुल डे 8 आवर्स पढ़ाऊंगी। मैंने प्रॉमिस किया, तुमने एक्सेप्ट भी कर लिया। हम दोनों को मालूम है ये चीज नहीं होनी है। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है आज विसर्जन है, पहला। दूसरा, लेक्चर ऑनलाइन है, मैं 8 घंटा तो नहीं पढ़ाने वाली हूँ ऑनलाइन। समझ में आ रहा है बात सबको? तो इनिशियली मुझे भी मालूम है ये चीज इम्पॉसिबल है, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ फालतू है। तुम्हें भी मालूम है कि प्रॉमिस फालतू है, फिर भी मैंने प्रॉमिस कर दिया, तुमने एक्सेप्ट कर लिया। तो एक कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड एब इनिशियो। एग्जाम्पल, एक्स अंडरटेक्स टू पुट लाइफ इनटू द डेड वाइफ ऑफ वाई। एक्स ने वाई को प्रॉमिस किया कि तुम्हारी जो डेड वाइफ है मैं उसके अंदर जिंदगी डाल दूंगा, जॉन स्नो वापस पैदा हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? राइट है ना? तो ये अग्रीमेंट क्या हो गया? वॉइड एब इनिशियो। उसके बाद नेक्स्ट, व्हेन द प्रोमिसर एंड प्रोमिसर डोंट नो अबाउट द इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुमको बोला कि मैं तुमको 11:15 बजे तक पढ़ाऊंगी। ठीक है, मैं तुमको आज 11:15 बजे तक पढ़ाऊंगी, जबकि ना तुम्हें मालूम था कि विसर्जन 10:30 बजे से शुरू होगा, ना मुझे मालूम है 10:30 बजे से शुरू होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इम्पॉसिबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट को 11:15 तक परफॉर्म करने की, लेकिन ना मुझे मालूम है कि इम्पॉसिबल है, ना तुम्हें मालूम है। तो ऐसे केस में क्या होगा? सच अग्रीमेंट इज वॉइड ऑन द ग्राउंड ऑफ म्यूचुअल मिस्टेक। ये अग्रीमेंट म्यूचुअल मिस्टेक के कारण वॉइड होगा। मतलब इसमें अगर मैंने परफॉर्म नहीं कर पाई तो मुझे डैमेज पे करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों की गलती है। तुम भी तो वहां बैठे हो, तुमने भी तो मुझे नहीं बताया कि मैम 10:30 बजे से विसर्जन शुरू हो रहा है, और मैंने भी तो नहीं बोला कि नहीं नहीं मैं 10:30 बजे तक के बाद ही नहीं पढ़ाऊंगी, मैं भी 11:15 तक पढ़ाने वाली हूँ, तुम भी रेडी हो। तो अब जैसे यहाँ पे सोम ने बोला, मैम आप जैसा बोलो वैसा। करेक्ट है, राइट? तो ये म्यूचुअल मिस्टेक होगा। इफ आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, इफ आई ओनली टीच टिल 10:30, देन the contract will become void, but then I'll not be liable to pay damages to you. Example, X agrees to sell his horse to Y, unknown to both the parties. The horse was dead at the time of making the agreement, therefore the agreement is void. ठीक है? ये तो हम पढ़ भी चुके हैं पहले भी, कि एक्स ने वाई को हॉर्स बेचने का डिसाइड किया और दोनों पार्टीज को पता ही नहीं था कि वो हॉर्स डेड है। बाद में पता चला कि वो हॉर्स डेड है। वाई ने भी चेक किया तो उसको भी पता नहीं चला था, एक्स ने भी चेक किया उसको भी नहीं मालूम था। तो फिर बाद में जो अग्रीमेंट है वॉइड जरूर होगा, बट इसमें कोई कॉम्पनसेशन पे नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? बोलो हाँ है ना? ना, when the promiser alone knows about initial impossibility। अब यहां पर प्रोमिसर नालायक निकला। प्रोमिसर को मालूम है कि ये चीज इम्पॉसिबल परफॉर्म करना, उसके बाद भी उसने ऑफर किया और प्रॉमिस किया परफॉर्म करने का, और फिर अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो आप मुझे चैट में बताओ। अगर फिर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो आप मुझे चैट में बताओ कि प्रोमिसर को मालूम था कि परफॉर्म नहीं कर पाएगा, फिर भी उसने प्रॉमिस किया कि वो परफॉर्म करेगा। He knew about the impossibility, then too he promised to perform and then he did not perform। तो क्या उसको कॉम्पनसेट करना चाहिए या नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। Is he liable to compensate? चैट में बताओ मुझे, चैट में बताओ। यस,
यस करेक्ट, ऑफ कोर्स लायबल होगा। समझ में आ रहा है? अरे मैं प्रॉमिसर हूं, मुझे मालूम है कि इट इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, देन टू आई एम प्रॉमिसिंग माई परफॉर्मेंस एंड इवेंचुअली आई डोंट परफॉर्म। सुना रहा है? जब मुझे मालूम था ये परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं, मैंने प्रॉमिस क्यों किया? सीधी सी बात है, राइट? तो और मेरा अगर ऑफर प्रॉमिसिंग एक्सेप्ट कर लिया, तो ऐसे केस में आई विल बी लाइबल फॉर द लॉस दैट द प्रॉमिस विल हैव टू सस्टेन बिकॉज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। एग्जाम्पल, ए कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी बी, बी बीइंग ऑलरेडी मैरिड टू सी। ए ने बी को बोला मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा, सिर्फ तुमसे, सिर्फ तुमसे, सिर्फ तुमसे। कि ए की ऑलरेडी शादी सी से हो चुकी थी। जब ए को मालूम है कि अब हिंदू लॉ के तहत वो बी से शादी तब तक नहीं कर सकता जब तक वो सी को डिवोर्स नहीं दे, तो ही न्यू अबाउट इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, देन टू ही मेड प्रोमिसेस, तो ए विल बी लाइबल टू पे डैमेजेस टू बी। और इनफैक्ट अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत, अभी आया नहीं है, पर जब आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत तो कितनी पेनल्टी लगेगी? 5 लाख रुपए की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। समझ में आया सबको? तो हम लोगों ने इम्पॉसिबिलिटी के बारे में पढ़ा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? डिस्चार्ज कैसे कैसे होता है फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। नोवेशन, रेसिशन, ऑल्टरेशन, रेमिशन, वेवर। नोवेशन, रेसिशन, ऑल्टरेशन, वेवर, रेमिशन, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, ये म्यूचुअल कंसेंट से होता है। उसके बाद एक होता है लैप्स ऑफ टाइम, लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया। एक होता है ऑपरेशन ऑफ लॉ, लॉ के कारण ही कॉन्ट्रैक्ट को हमें कैंसिल करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल अनसाउंड माइंड का हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, वैसा। इम्पॉसिबिलिटी, अब देखो इम्पॉसिबिलिटी भी दो तरह की होती है। एक होती है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, ये सब लिखेंगे, ठीक है? इम्पॉसिबिलिटी दो तरह की होती है, इनिशियल, सुपरवीनिंग। इनिशियल एंड सुपरवीनिंग, ठीक है? इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी का मतलब इम्पॉसिबिलिटी लिखो वहां पर, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ड्यूरिंग ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ड्यूरिंग ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लिखते चलो साथ में। ठीक है, अब इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी के हम लोगों ने 3 केसेस देखे। पहला केस, when both the parties knew about initial impossibility, I, I, ठीक है? तो इसमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा void, void ab initio। सॉरी, इसमें होगा कॉन्ट्रैक्ट void by mutual mistake। अगर दोनों को ही नहीं पता था तो फिर void ab initio, राइट? और if promiser knew about I, तो फिर
promisor will compensate. लिखा सबने? चलो, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी क्लियर है सबको? अब सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी. Supervening impossibility means it does not exist at the time of making the contract but arises subsequently. ये subsequently आ जाती है, ठीक है. तो supervening responsibility का मतलब क्या होता है? ये अभी तो नहीं है बट ये later on आ जाएगी while performance of the contract. ठीक है, तो यहाँ पे लिखो supervening impossibility क्या होती है? It does not exist, लिखो फटाफट से, while entering into contract but arises while performing the contract. फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुमको बोला मैं गुड्स डिलीवर करूंगी, पर अब विसर्जन के कारण सारे रास्ते बंद हो गए. इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं था कि रास्ते बंद हो जाते हैं वहां पे, और हर बार भी नहीं होते. तो इनिशियली इम्पॉसिबल नहीं था, ये बाद में इम्पॉसिबल हो गया. तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करते समय अगर क्या हो जाए, इम्पॉसिबल हो जाए वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस, तो वो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी होता है. क्लियर है सबको? बोलो हाँ या ना. तृप्ति, सोहम, प्रेम, आदित्य, सबको क्लियर है बहुत अच्छे से? बढ़े आगे ना. सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की क्या क्या केस है? सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, सिंपल. अभी मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ. सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, तो बताओ अब जब सब्जेक्ट मैटर जिस चीज को परफॉर्म करना था अगर वही डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर क्या परफॉर्म करोगे? उसके बाद डेथ या पर्सनल इनकैपेसिटी, अगर कोई भी पार्टी जब परफॉर्म करने गई तब उसकी डेथ हो गई या इंसॉल्वेंट अनसाउंड माइंड हो गया तो भी वो नहीं कर सकता. जब परफॉर्म करने गए तब वॉर डिक्लेयर हो गया, वॉर डिक्लेयर हो गया तो ऑफकोर्स कंट्री में इतना ज्यादा हाबड़ ताबड़ हो जाता है कि ऑफकोर्स आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे. अब वॉर के साथ जैसे एपिडेमिक, पैंडेमिक, ये सब भी आ जाता है. नेक्स्ट इज चेंज ऑफ लॉ. अब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि लॉ ही बदल गया है. समझ में आया सबको? तो ये हम लोगों ने 4 केसेस अच्छे देखे, 5 केसेस जिसमें सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी की. जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया तब इम्पॉसिबल नहीं था, वो बाद में इम्पॉसिबल हो गया. ठीक है, देखो. द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्ट्रॉयड आफ्टर द फॉर्मेशन विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ ईदर पार्टी. सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया और दोनों में से एक भी पार्टी की गलती नहीं थी, फिर भी वो डिस्ट्रॉय हो गया अगर कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट मैटर, तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज. फॉर एग्जाम्पल, X agreed to sell his crop of wheat. Entire crop of is destroyed by fire through no fault of the party. ठीक है, X ने अपनी क्रॉप्स जो है, फसल जो है वो बेचने का बोला Y को, और फिर उसकी क्रॉप जो है वो पूरी आग लग गई, और अपनी वाली आग नहीं लगी, रियल वाली आग लग गई अगर, तो ऑफकोर्स ये क्या माना जाएगा? डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो कि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है. नेक्स्ट इज डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी. अब देखो, अगर किसी भी पार्टी की डेथ या इलनेस ऐसी हो जाती है जिसके कारण वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है एंड उसकी पर्सनल स्किल पर निर्भर करती परफॉर्मेंस, जैसे शाहरुख खान. अब एक्सीडेंट हो गया तो ये सुपरवीनिंग पॉसिबिलिटी है ना. स्टार्टिंग से तो बीमार नहीं था जब कॉन्ट्रैक्ट किया था, तब तो हष्ट पुष्ट था एकदम. बाद में वो क्या हो गया? बाद में हो गया या तो बीमार हो गया या एक्सीडेंट हो गया. तो अब जब शादी टाइम पे ऐसा हुआ है तो फिर क्या वो कौन सी इम्पॉसिबिलिटी हो गई? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई. समझ में आया? ही फेल सीरियसली इल ऑन द डे ही हैड टू परफॉर्म. वैसा डिक्लेरेशन ऑफ वॉर. डिक्लेरेशन ऑफ वॉर मतलब क्या है कि जिस टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना था उस टाइम पर अगर वॉर डिक्लेयर हो गया, पार्टीज के बीच का नहीं बोल रही हूं मैं, बट कंट्री में अगर वॉर डिक्लेयर हो गया तो आप नॉर्मली यूजुअली परफॉर्म नहीं कर सकते हो. समझ में आया? और अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर मैं जिस कंट्री को एक्सपोर्ट करने वाली हूँ, अरे बेस्ट एग्जांपल कनाडा, राइट? अभी वॉर डिक्लेयर नहीं हुआ है
अभी ऐसे कोई वॉर डिक्लेयर नहीं हुआ है, पर अगर लेट्स से कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दिए विद कनाडा, तो मैं कैसे एक्सपोर्ट करूंगी कनाडा में? एज एन इंडियन मैं कुछ एक्सपोर्ट कर सकती हूँ कि कनाडा में? नहीं कर सकती। समझ में आया? चेंज ऑफ लॉ, ये क्या बोलता है? द कॉन्ट्रैक्ट इफ द परफॉर्मेंस बिकम्स इम्पॉसिबल अनलॉफुल ड्यू टू चेंज इन लॉ। फॉर एग्जाम्पल, एक लैंड को मैं बेचने जा रही थी किसी और पर्सन को, और गवर्नमेंट ने सडनली एक नोटिफिकेशन ला दिया कि ये लैंड किसी प्राइवेट पर्सन को अब नहीं बेचा जा सकता है, जो ओनर है अब वो सिर्फ गवर्नमेंट को ही बेच पाएगा। तो अब लॉ बदल गया ना, वहां का कोई नोटिफिकेशन आ गया, तो अब मैं सामने वाले को क्या बोलूंगी कि देख मैं बेचना तो तुझे ही चाहती थी, पर नाउ इट has become impossible for me to sell it to you because the law has changed and now we'll have to sell the land to only the government। समझ में आया सबको? तो ये सारे रीजंस हैं जिसमें सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के कारण क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है डिस्चार्ज। क्लियर है सबको? एक बार हम डिस्चार्ज के केसेस पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे डिस्चार्ज होता है। म्यूचुअल कंसेंट से, म्यूचुअल कंसेंट से नोवेशन, रेसिशन, ऑल्टरेशन, रेमिशन, वेवर, ठीक है, ये म्यूचुअल कंसेंट से पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लैप्स ऑफ टाइम, तीसरा पॉइंट ऑपरेशन ऑफ लॉ, चौथा पॉइंट इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी भी दो तरह की होती है, इनिशियल एंड सुपरवीनिंग। इनिशियल में हमने 3 केसेस पढ़े, जब दोनों पार्टीज को ही नहीं पता था, जब दोनों पार्टीज को पता था, और जब दोनों में सिर्फ प्रॉमिसर को पता था। 3 केस हमने इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी के देखे। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के क्या केसेस देखे हमने? डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, डेथ और पर्सनल इनकेपेसिटी ऑफ द पर्सन प्रॉमिसर, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर एंड चेंज ऑफ लॉ। ये केस हमने सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के देखे। समझ में आया सबको? राइट, बहुत अच्छे से। तो ये था हमारा कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज होता है। 4 मेन हेडिंग्स है, ठीक है, 4 मेन हेडिंग्स है। कौन सी? म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है, म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है, इसके हम लोगों ने 5 पॉइंट्स पढ़े। उसके बाद लैप्स ऑफ टाइम, आपको ये कहीं पे लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो। ऑपरेशन ऑफ लॉ और इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब इम्पॉसिबिलिटी भी 2 तरह की, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी के हमने 3 केसेस पढ़े, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के हमने 4 केसेस। ये आप लोग लिख लो या इसका फोटो ले लो या फटाफट से लिख लो इसको, ठीक है, सो दैट आपको ये पॉइंट्स याद रहेंगे। सितम कर तो जरा और सितम कर दिया, ओ बेदर्दिया। बढ़िया, आगे अब देखो, कब हम मानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्चार्ज ऑन द ग्राउंड ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। मतलब आप ऐसा दिखाना चाह रहे हो कि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, पर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के कारण कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। और मुझे एक बात बताओ, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी अगर नहीं है तो क्या प्रॉमिसर को डैमेजेस पे करने पड़ेंगे? ना इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है ना सुपरवीनिंग है, तो क्या और फिर भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, तो क्या प्रॉमिसर को कोई भी डैमेजेस पे करने पड़ेंगे? देखते हैं आगे क्या होता है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट डिस्चार्ज बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज तो हो रहा है बट नॉट बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी इन द फॉलोइंग केसेस। डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, देखो, a contract is not discharged simply on the ground that its performance has become more difficult, more expensive or less profitable than agreed at the time of its formation। प्रॉमिसर क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है? क्योंकि या तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है परफॉर्म करना, या फिर अब ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया, ज्यादा खर्चीला हो गया वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना, या फिर लेस प्रॉफिटेबल डील बची है वो, तो इसके कारण प्रॉमिसर परफॉर्म अगर नहीं कर रहा है तो उसको कोई सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं बोलेंगे। प्रॉमिसर परफॉर्म नहीं कर रहा है क्योंकि उसको प्रॉफिट कम लग रहा है,
या खर्चा ज्यादा नजर आ रहा है या उसको थोड़ी सी परेशानी हो रही है परफॉर्म करने में। समझ में आ रहा है सबको? तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस। सो डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस डज नॉट इक्वल टू सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबल मतलब बिल्कुल इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना, ठीक है। नेक्स्ट, कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट कमर्शियली अनवायबल या अनप्रॉफिटेबल होता है, सेम पॉइंट है कि जब वो आपके बिजनेस के हिसाब से आपको फालतू लग रहा है कि अरे डील करने का कोई मतलब ही नहीं है, अनवायबल है, कोई मेरे को इसमें प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट को यही छोड़ दो। समझ में आ रहा है? तो कमर्शियली अनवायबल अनप्रॉफिटेबल का मतलब यही होता है कि इम्पॉसिबल नहीं है, एब्सोल्युटली पॉसिबल है परफॉर्म करना, पर आप क्यों नहीं करना चाह रहे परफॉर्म? क्योंकि आपको अब इसमें कोई प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है सबको? राइट। नेक्स्ट, default of a third party. A contract is not discharged if it could not be performed because of the default of the third party on whose work the promisor relied. For example, सिंपल से एग्जाम्पल है कि मैंने तुमको कुछ गुड्स सप्लाई करने का प्रॉमिस किया, ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन जो गुड्स मैं तुम्हें देने वाली, बेचने वाली थी, उसका रॉ मटेरियल सप्लायर जो है वो मेरा रॉ मटेरियल सप्लायर ने रॉ मटेरियल सप्लाई करने से मना कर दिया, तो वो तो मेरा प्रॉब्लम है ना। तुम क्या करोगे इस चीज का? मेरे सप्लायर ने अगर मुझे धोखा दे दिया तो उसमें तुम्हारी गलती है क्या? नहीं। तो एज अ प्रोमिसर, इफ आई एम रिलाइंग ऑन समबडी एंड इफ ही बैक्स आउट एंड ही नॉन परफॉर्म्स, इफ ही डज नॉट परफॉर्म, तो इसमें मैं तुम्हारा अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रही हूं तो इट इज नॉट सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। समझ में आया सबको? तो अगर ए ने बी को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने का प्रॉमिस किया, पर ए का जो सप्लायर है, ठीक है, इसने परफॉर्म करने से मना कर दिया, तो और इसके कारण ए बी का कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा है, सो दिस इज नॉट द केस ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ये ए का अपना ही रायता है जो फैल गया और उसको ए को ही समेटना पड़ेगा। समझ में आया सबको? एंड लास्ट इज स्ट्राइक्स, लॉकआउट एंड सिविल डिस्टर्बेंस, ठीक है। सो स्ट्राइक, लॉकआउट और सिविल डिस्टर्बेंस, ये ऐसा होता है जिसमें आगे पीछे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है, ठीक है, मतलब स्ट्राइक लग गई है, लॉकआउट हो गया है, या सिविल कंट्री में थोड़ा सिविल अनरेस्ट चल रहा है, तो ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म, ये कोई लॉकडाउन तो ना, लॉकआउट का मतलब लॉकडाउन नहीं होता है, लॉकआउट का मतलब कुछ रास्ते बंद हो गए वैसा, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इट इज नॉट इम्पॉसिबल, लेकिन अगर पार्टीज अग्री कर ले कि हाँ इट इज इम्पॉसिबल, तो ही वो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में कवर होगा, वरना वो इम्पॉसिबिलिटी में कवर नहीं होगा। समझ में आया सबको? यस। एंड इट इज नथिंग बट डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी एग्जैक्टली क्या है गाइस? नथिंग बट डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो कब हमको लगता है कि सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, बट एक्चुअली वो नहीं है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो रहा है तो इट इज सेड दैट इट इज नॉट डिस्चार्ज बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। केस नंबर 1, परफॉर्मेंस डिफिकल्ट हो गया है, ज्यादा महंगा है, थोड़ा लेस प्रॉफिटेबल है, कमर्शियली इम्पॉसिबल हो गया है, कमर्शियली बहुत बेकार डील है ना। तीसरा, किसी थर्ड पार्टी के डिफॉल्ट के कारण प्रोमिसर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो प्रोमिसर का प्रॉब्लम है, उसमें प्रोमिस ही क्या करेगा। और चौथा, ऐसा छोटा मोटा डिस्टर्बेंस हुआ है जिसके कारण प्रोमिसर को थोड़ी परेशानी हो रही है, बट अगर दोनों पार्टीज अग्री कर ले, अनलेस अग्रीड बोला ना, अगर दोनों पार्टीज अग्री कर ले कि हाँ ये इतना डिस्टर्बेंस है कि इम्पॉसिबल है, तो फिर वो सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, वरना वो नहीं मानी जाएगी। एक एग्जाम्पल, जो 2020 में लंबा लॉकडाउन लगा था, दैट वाज सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, बट 2021 में जो करीब करीब चीजें चालू थी, बट छोटे मोटे रिस्ट्रिक्शन लगे, जैसे मास्क लगाना है, मास्क बोल रही हूँ मैं, मास्क लगाना है, सैनिटाइजेशन करवाना है, बाकी नॉर्मल दुकानें 2021 में चालू हो गई थी जून जुलाई तक, तो वो फिर आपकी सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में नहीं आएगा। समझ में आया सबको? और ये क्या होता है गाइस? डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो हम लोगों ने टेक्निकली 2 डॉक्ट्रिन्स पढ़े, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एक स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो किसी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट को स्यू नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन उसके हमने 2 एक्सेप्शंस पढ़े थे, है ना। और दूसरा हमने पढ़ा डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, विच इज नथिंग बट सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, जो हम लोगों ने ये वाले केसेस पढ़े। समझ में आया सबको? किसी को इसमें कोई डाउट, समस्या, आपत्ति? अरे बोलो है ना, बढ़े आगे। नाउ नेक्स्ट है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? When one party to a contract neither performs nor offers to perform his promise or where the performance is defective, जब वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, ना परफॉर्म करने के लिए रेडी है, और या फिर परफॉर्म किया बट वो परफॉर्मेंस अगर उसकी डिफेक्टिव हो गई, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो होता है, एक्चुअल ब्रीच एंड एंटिसिपेटरी ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच क्या होता है? जब परफॉर्मेंस की ड्यू डेट पर या परफॉर्मेंस के दौरान आपने ब्रीच कर दिया। समझ में आया सबको? मैम का फेवरेट कॉन्सेप्ट। हाँ भाई, फेवरेट फेवरेट है ना। So if any party to a contract refuses to perform his contract at the time fixed for performance, जिस दिन ड्यू डेट थी उस दिन अगर उसने बैकआउट कर दिया, इट इज एक्चुअल ब्रीच। कि भाई आज 25 सितंबर एग्जाम फॉर्म फाइल करने की लास्ट डेट, बाय द वे, है ना, एग्जाम फॉर्म फाइल करने की लास्ट डेट, तो मैं आपको दिसंबर 10 वालों की, है ना, दिसंबर 23 वालों की लास्ट डेट है आज एग्जाम फॉर्म फाइल करने की, है ना। नाउ जिस दिन परफॉर्म करना था, अगर उस दिन आपने परफॉर्म नहीं किया या उस दिन परफॉर्मेंस डिफेक्टिव निकली, तो वो क्या माना जाएगा? ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा होता है ड्यूरिंग द कोर्स, मतलब आपने थोड़ा तो परफॉर्म कर दिया और रिमेनिंग को परफॉर्म करने से मना कर दिया, तो भी वो क्या माना जाएगा? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं 100 किलो गुड्स डिलीवर करने वाली थी, 50 किलो डिलीवर कर दिए, 50 किलो डिलीवर करने से बैकआउट कर दिए। समझ में आया सबको? तो ये दोनों ऑन ड्यू डेट एंड ड्यूरिंग द कोर्स, ये दोनों क्या माने जाएंगे? एक्चुअल ब्रीच। एंटिसिपेटरी ब्रीच का मतलब क्या होता है? जब पार्टी परफॉर्मेंस से बहुत पहले ही बोल देती है कि भाई देखो, मैंने वादा तो किया था जो निभाना पड़ता है, पर मैं नहीं निभा पाएगा। मतलब उसने पहले से अपनी इंटेंशन बता दी है कि तुम मेरा 25 सितंबर तक वेट मत करना, मैं 25 सितंबर को परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। मेरी मम्मी का मैंने ना चश्मा बनने दिया था, ठीक है। उसकी उन्होंने ड्यू डेट दी थी 22 सितंबर कि 22 सितंबर को आना और आप अपना चश्मा लेके जाना, ठीक है। उनका 20 सितंबर को ही फोन आ गया कि मैडम 22 सितंबर को चश्मा नहीं आ पाएगा, आप 23 सितंबर को लेने आने। समझा? तो उन्होंने क्या किया? अब यहाँ पर तो उन्होंने परफॉर्मेंस और डिले करी, वो ठीक है, लेकिन लेट्स से अगर वो मुझे 20 सितंबर को फोन कर देते कि मैम आप आ जाओ, रिफंड ले जाओ, हम आपको चश्मा डिलीवर ही नहीं कर पाएंगे, तो क्या हो गया? ये एंटिसिपेटरी ब्रीच हो गया। ये ड्यू डेट से 22 सितंबर के पहले ही उन्होंने फोन कर दिया कि भाई हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। दैट इज नोन एज व्हाट? एंटिसिपेटरी ब्रीच। तो एक्चुअल एंटिसिपेटरी और ये डिफरेंस है। एंटिसिपेट करना मतलब पहले से प्रिडिक्ट करना। अब यहां पर प्रॉमिसर ने प्रिडिक्ट करके बोल दिया कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाएगा एंटिसिपेटरी में, और एक्चुअल में मतलब क्या कि ड्यू डेट तक दोनों पार्टीज ने वेट करा और फिर प्रॉमिसर ने या तो पूरा ही परफॉर्म नहीं किया या फिर परफॉर्म किया बट डिफेक्टिव निकला, या फिर आधा परफॉर्म किया और आधा नहीं किया। समझ में आया सबको? यस। अब मैम अगर ब्रीच हो जाता है तो क्या क्या रेमेडीज है अग्रीव्ड पार्टी को? अग्रीव्ड पार्टी कौन होती है? जो पार्टी नाखुश होती है, जो पार्टी विक्टिम होती है। पहला है रेसिंड द कॉन्ट्रैक्ट। रेसिंड हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने आपको इसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, बस पॉइंट नंबर 1 लगा दो। रेसिंड का मतलब होता है कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई अब तुम परफॉर्म नहीं करने वाले हो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लो, ठीक है। एंड यहां पर लिख लो कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रॉमिसर शैल रिटर्न, लिखो वहीं पर, द बेनिफिट्स रिसीव्ड बाय द प्रोमिसी। प्रोमिसी से जो भी बेनिफिट्स एडवांस वगैरह मिला होगा ना, वो प्रोमिसर क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है रेसिंड या कैंसिल। रेसिंड का मतलब कैंसिल होता है, एंड दिस इज नॉट रेस्किंड, दिस इज रेसिंड। आ रही बात समझ में? तो कैंसिल कर दिया और जो भी बेनिफिट मिला उसको रिटर्न कर दिया। दूसरा है स्यू फॉर डैमेजेस। ये क्या बोलता है? डैमेजेस आर मॉनेटरी कॉम्पनसेशन दैट आर अलाउड फॉर लॉस सफर्ड बाय द अग्रीव्ड पार्टी। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है कि पार्टी को पनिश नहीं करना कि तुमने गलती करी तुम डैमेजेस भरो, पनिश नहीं कर रहे हम। जो एक्चुअली लॉस हुआ है प्रोमिसी को, प्रोमिसर के कारण, वो उसको भरना पड़ेगा। समझ में आया सबको? तो जो भी प्रोमिसर ने वादा किया और निभाया नहीं, तो प्रोमिसी को क्या करना पड़ेगा? प्रोमिसी को जो भी एक्चुअल डैमेजेस हुए, एटलीस्ट लॉस हुए, वो तो वो ले सकता है ना।
सो ये कोई पनिशमेंट नहीं है कि तुमने गलती करी तो सजा मिलेगी ही। समझ में आ रहा है सबको? बहुत अच्छे से। जो एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस है उसको कॉम्पनसेट करने की यहाँ पर बात की गई है ना। When a party to a contract breaks the contract, aggrieved party is entitled to receive compensation for any loss. पर contracting parties agree in advance the amount payable, तो फिर उसको हम बोलेंगे liquidated damages. For example, आपने कॉन्ट्रैक्ट में अग्री कर रखा है कि देख अगर प्रोमिसर ने परफॉर्म नहीं किया तो प्रोमिसर 1,00,000 रुपए जुर्माना भरेगा। डिसाइडेड है कितना डैमेज आपको पे करना है। अब डजेंट मैटर कि प्रोमिसी को 1,00,000 का डैमेज हुआ, 50,000 का ही डैमेज हुआ या 1,50,000 का डैमेज हुआ। डिसाइड कितना हुआ था? 1,00,000 रुपए। कहां पर? अग्रीमेंट में। तो आप उतना ही पे करोगे अगर आपने डिफॉल्ट किया तो, मतलब प्रोमिसर उतना ही डैमेज भरेगा अगर उसने डिफॉल्ट किया तो। और ऐसे डैमेज को हम बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। व्हेन द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन इज फिक्स्ड irrespective of actual loss or damage. मैं फिर बता रही हूँ, when the amount of compensation is fixed that will be payable by the promisor in case of breach of contract, ठीक है, to the promisee, then that is liquidated damage. liquidated damage में फर्क नहीं पड़ता कि actual damage कितना हुआ। समझ में आया सबको? actual loss कितना हुआ। और जब अमाउंट फिक्स नहीं होता है और फिर कोर्ट या फिर पार्टीज बाद में डिसाइड करेगी भाई इतना लॉस हुआ है तुमको इतना भरना पड़ेगा, तो फिर वो अनलिक्विडेड डैमेजेस। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ लॉस incurred by the aggrieved party. समझ में आया सबको? यस, बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अब हम लोग लिक्विडेटेड डैमेजेस और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस ठीक है। सबसे पहला डेफिनेशन, ये आप लोग लिखोगे, मैं सिर्फ आपको पॉइंट बता रही हूं। डेफिनेशन क्या लिखोगे लिक्विडेटेड डैमेजेस की? जो आपको बुक में लिखी हुई है, डैमेजेस which are ascertained or fixed by the parties during the contract or in the contract are liquidated damages. Unliquidated damages are damages assessed by the court. ठीक है, राइट। फिर नेचर, liquidated damages can be unliquidated damages are not different from the amount of actual loss. Of course, liquid damages तो actual loss से अलग होगा ना, but unliquid damages तो actual loss जितना ही होता है। ठीक है, डिसाइडिंग पार्टीज, लिक्विड डैमेजेस में कौन डिसाइड करता है? पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको पूरा अच्छे से लिखना है ना, मैं भी आपको रफ में लिखवा रही हूँ, ये आपको अच्छे से लिखना है। डिफरेंस बिटवीन में ऐड कर लो, 2 अक्टूबर को आपको लिखना रहेगा, दिखाना रहेगा। Impact of actual loss, amount is not affected by actual loss. लास्ट में एग्जाम्पल, ए ने अग्री किया था कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा ऐसा, ए ने अग्री किया था कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा ऐसा, तो आप एग्जाम्पल इसमें लिखोगे। समझ में आया सबको? लिखा सब लोगों ने? नेचर का पॉइंट ये है कि लिक्विड डैमेजेस कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस। एक्चुअल लॉस में कितना अमाउंट है उससे लिक्विड डैमेजेस का अमाउंट अलग हो सकता है ना। मैंने आपको बताया ना अभी कि एक्चुअल लॉस तो आपको 1,50,000 का हो, बट लिक्विडेट में हम लोगों ने एक ही डिसाइड किया था वैसा।
तो एक्चुअल लॉस कैन बी डिफरेंट फ्रॉम लिक्विड डैमेजेस, लेकिन अनलिक्विडेटेड में जितना लॉस होता है करीब करीब आपको उतना ही डैमेजेस मिलता है, ऐसा। डिसाइडिंग ऑथोरिटी पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, इसमें कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेटर, ठीक है। इसमें इंपैक्ट ऑफ एक्चुअल लॉस, अमाउंट इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्चुअल लॉस, इसमें अमाउंट इज अफेक्टेड बाय एक्चुअल लॉस। कितना अमाउंट मिलेगा इसमें एक्चुअल लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता, अनलिक्विडेटेड में कितना अमाउंट मिलेगा उससे एक्चुअल लॉस को फर्क पड़ता है। एंड लास्ट में एग्जाम्पल्स, आप लोग चाहो तो इसका फोटो लेकर और ग्रुप पर भेज दो। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, कोई डाउट, समस्या, आपत्ति? चलो ठीक है, डन। अब आप लोग जाइए विसर्जन के लिए, है ना। टाइप्स ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हम लोग कल पढ़ेंगे एंड देन वी विल मूव अहेड विद आवर चैप्टर टुमारो, ठीक है। कल से वापस अपना रेगुलर क्लास रहेगा 9:30 to 11:15 अगेन, है ना। हम लोगों का जो लेक्चर है वो 28 को नहीं होगा, ठीक है। 28 विच इज अनंत चौदस, अनंत चतुर्दशी, उस दिन हमारा लेक्चर नहीं होगा, ठीक है। 29 को होगा, 29 तो आपको मैं एक बार बता देती हूँ, हमारा लेक्चर 26 को होगा कल, 27 को होगा परसों, 28 को नहीं होगा क्योंकि अनंत चतुर्दशी है, ठीक है। 29 को होगा, ठीक है। फिर 30 और 1 को वापस से नहीं होगा, है ना। एंड 2 को फिर वापस से फेस टू फेस शुरू हो जाएगा, ओके। यस, तो आपका 3 दिन आने वाले में 3 दिन लेक्चर नहीं होगा, 28, 30 और 1 को, ये 3 दिन आप लोगों का लेक्चर नहीं रहेगा, ओके। यस, बट बाय 29th वी विल बी डन विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर, हम लोगों का ये चैप्टर हो चुका होगा समाप्त, ओके। यस, डन 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 डन, ऑल राइट गाइज। सो विसर्जन खूब अच्छे से एंजॉय करो। मतलब मुझे काफी ज्यादा फोमो हो रहा है क्योंकि हर साल विसर्जन में मैं आई हूँ और खूब डांस करते हैं, खूब मजा आता है, मतलब लेजेंड एकदम गणपति डांस होता है, तो बहुत ही मजा आता है, ठीक है। तो मेरी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा ठुमके उमके लगा लेना और मेरे को वीडियो निकाल के भेजना कि मैम ये वाला स्टेप हम लोगों ने आपके लिए किया है, ठीक है। स्टोरी में डालना, मैं देखूंगी, है ना। तो हैव फन एंड वन मोर टाइम, एंड मैं बार बार कहना चाहती हूँ गणपति बप्पा मोरया, है ना। चलो गाइस, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे, बाय बाय, सी यू।